हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन। चलिए FF का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लांजन जो कि अपने कमरे में बैठा हुआ था एंड उसे देख के लग रहा था कि वो कई रातों से सोया नहीं है। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ चुके थे और उसकी आंखें रेड हो चुकी थी। उसके फेस बिल्कुल उदास सा था एंड चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो बहुत ही दुखी दिख रहा था और वो अपने बेड पे बैठा हुआ था। तभी उसके कमरे को कोई नॉक करता है। वो उस नॉक को सुनता है और कमरे में कोई एंट्री करता है। वो लैंजन उस तरफ देखता है, वहाँ सुमा थी। सुमा अंदर आती है एंड लैंजन को देखती है। लैंजन देखता है कि सुमा के हाथ में कुछ ट्रेस है जिसमें शायद उसका ब्रेकफास्ट होगा। सुमा उसके पास आती है और लैंजन के पास बैठ के उसे ब्रेकफास्ट करने को कहती है। लैंजन ब्रेकफास्ट को देखता है एंड फिर सुमा को देखता है और वो कहता है कि आंटी कि अंकल भी वापस आ गए। जब वो ऐसा पूछता है तो सुमा उसकी तरफ देखती है और कहती है कि नहीं, मास्टर अभी तक नहीं लौटे हैं, जल्द ही मास्टर लौट आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। और ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना, चलिए चल के फ्रेश हो जाइए। ये कैसा हालत कर रखा है आपने। वो उसे उठने में हेल्प करती है। लैंजन थोड़ा सा उठने टाइम उसकी कद में लड़खड़ाने लगती है। वो शायद थोड़ा बीमार था। उसे सुमा वॉशरूम की तरफ ले जाती है और उसे फ्रेश करने में हेल्प करती है। वो उसे रूम में वापस लेके आती है और बिठाती है। वो एक बाउल लेती है जिसमें सूप था। वो अपने हाथों में एक स्पून लेती है और स्पून से उस बाउल के कुछ सूप को उसके माउथ की तरफ करती है और उसे पीने को कहती है। लैंजन अपने माउथ के करीब आते हुए उस स्पून को देख के थोड़ा शांत रहता है, लेकिन फिर वो अपने फेस को टर्न कर लेता है और कहता है कि मुझे खाने का मन नहीं है आंट, इसे ले जाइए। मुझे मन नहीं है, मैं नहीं खा पाऊँगा। तभी सुमा कहती है कि नहीं, ऐसा कहने से नहीं चलेगा। पिछले 1 हफ्ते से तुम ऐसे ही कर रहे हो लैंजन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चा, अपनी कंडीशन देखो। लैंजन कहता है कि नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाना चाहता हूँ, प्लीज़ खाने को वापस ले जाइए। एंड प्लीज़ बताइए ना, क्या अंकल वे का कोई कॉल भी नहीं आया था। तभी सुमा कहती है कि नहीं, अंकल का कॉल नहीं आया था। अगर ऐसा कोई भी कॉल आता है तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। वैसा कहती है और लैंजन के सर पे पैट करती है और फिर से उसे सूप पिलाने की कोशिश करती है। लेकिन लैंजन कहता है कि उसे बिल्कुल मन नहीं है। अगर उसने सूप पिया तो वो शायद वॉमिट ना कर दे। उसे बिल्कुल मन नहीं है, वो नहीं पीना चाहता है। और वैसा कह के अपने बेड पे चला जाता है और बेड पे जाके वो ब्लैंकेट को अपने ऊपर ले लेता है और उस ब्लैंकेट को ज़ोर से पकड़ लेता है और उसकी आंखों से टीयर्स गिर रहे होते हैं। सुमा उस लैंजन को देखती है एंड वो उस ट्रे को वापस लेके रूम के बाहर आ जाती है। सुमा बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। ऐसा पिछले 1 हफ्ते से हो रहा था। लैंजन पिछले 1 हफ्ते से इसी रूम में है। वो अपने कॉलेज भी नहीं जाता है। वो न खाने पीने पे ध्यान देता है, न अपने आप पे ध्यान देता है। वो बस अंकल के बारे में पूछते रहता है। पिछले 1 हफ्ते से विंग का कोई भी पता नहीं है। विंग वापस मेंशन उस पार्टी से वापस आया ही नहीं है। लैंजन जो कि बोविन के साथ उस पार्टी से वापस आया था और लैंजन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था अपने अंकल पे। उसने सोच रखा था कि वो विंग से अब बिल्कुल भी बात नहीं करेगा और वो उसे बहुत ही ज़्यादा पनिश करेगा उसकी हरकतों की वजह से। वो उसे समझाएगा कि वो जो भी कर रहा है वो गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लैंजन का ये गुस्सा दूसरे ही दिन ख़त्म हो चुका था क्योंकि विंग पार्टी से वापस आया ही नहीं था। उसने वो विंग अंकल से एंड सभी से पूछा था, लेकिन सभी ने बताया था कि उन्हें विंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उसे काम रहना चाहिए। विंग ज़रूर किसी इम्पॉर्टेंट वर्क से गया होगा और वो नहीं आ रहा है। वो जल्द ही वापस आ जाएगा। वो ऐसा करते रहता है, उसे टेंशन नहीं लेना चाहिए। लेकिन लैंजन का ये सुन के ही बुरा हाल था कि विंग अपने मन से नहीं आया है और किसी को भी विंग के बारे में नहीं पता है। लैंजन अपने कमरे में बहुत ही ज़्यादा दुखी था। वो खुद को पूछ रहा था कि उसने क्यों इस तरीके का स्टेप उठाया जिसकी वजह से उसके अंकल वे उससे दूर चले गए। अगर वो अपनी लाइफ को उसी तरह चलने देता और अपने अंकल के रिश्ते को उसी तरह से निभाता और अपनी खुशहाल भरी लाइफ को उसी तरह गुजारता तो ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बेकार से प्लान्स की वजह से ऐसा हुआ है। उसके विंग अंकल उससे दूर हो चुके हैं। उसके वजह से लोगों को कितना सफ़र करना पड़ रहा है। वो रो रहा था और ब्लैंकेट को बहुत ही टाइटली पकड़े हुए था। उसकी नज़रें और उसकी आंखें सिर्फ़ और सिर्फ उस बैल्कनी की तरफ थी कि कब उसके अंकल आएंगे और वो बेल बजेगा और वो अपने अंकल को जाके हक कर लेगा और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगेगा कि उसे दोबारा छोड़ के वो कभी ना जाए। वो अपने अंकल के साथ वो जैसे कहेंगे वैसे रहने को तैयार है, बस वो उससे दूर ना हो।
यहाँ पर बोविन जो कि मेंशन में ही था, सुमा जब ब्रेकफास्ट को वापस लेके आती है तो बोविन उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो उस ब्रेकफास्ट को ले लेता है। सुमा कहती है कि वो नहीं खाएगा, उसने मना कर दिया है, वो बिल्कुल नहीं खाना चाहता है। बोविन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं देख लूँगा। तभी वो आगे बढ़ता है। तभी सुमा कहती है कि क्या विंग सच में नहीं पता तुम्हें कि वो कहाँ है? तभी बोविन उनकी तरफ देखता है और कहता है नहीं, मुझे सच में नहीं पता। और वो ऐसा कह के अपना स्टिफ फेस लेके उस ब्रेकफास्ट को लेकर उस रूम में चला जाता है। तभी लैंसन नोटिस करता है कि रूम में कोई आया है। बोविन अंदर आता है और कहता है गुड मॉर्निंग। जब ऐसा कहता है तो जल्दी से लैंसन अपने बेड से खड़ा हो जाता है और वो दूसरी तरफ देखने लगता है। वहाँ बोविन ब्रेकफास्ट का मतलब लेके खड़ा था। लैंसन देख के तुरंत अपने बेड से खड़ा हो जाता है। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से बोविन के पास जाता है और वो बोविन को उसके हैंड को पकड़ के अपने बेड पे बिठाता है और पूछता है कि क्या अंकल का कोई खबर आया? क्या अंकल वापस आ रहे हैं? क्या अंकल ने आपको कॉल किया था? मुझे कुछ बताइए। कहता है कि हाँ मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले तुम्हें इसे पुनः फिनिश करना पड़ेगा। अगर तुम इसे खा लो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूँ। लैंसन उस फूड की तरफ देखता है और कहता है कि नहीं, आप मुझे पहले बताइए, क्या अंकल का कॉल आया था? क्या अंकल ने मेरे बारे में कुछ आपसे पूछा है? क्या अंकल ने आपसे कुछ कहा है? प्लीज़ मुझे बताइए। तभी बोविन कहता है कि हाँ मुझे बहुत कुछ कहा है उसने, पर तुम अगर इसे खाओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। लैंसन उस फूड की तरफ देखता है और मुंह बनाता है। तभी बोविन स्पून लेता है और उससे लैंसन की माउथ की तरफ करता है। लैंसन उससे थोड़ा सा खाता है और 2-3 स्पून सूप पीने के बाद वो कहता है कि नहीं, अब मुझे भूख नहीं है, प्लीज़ मुझे बताइए। मेरा भूख मिट गया है। आपने कहा था ना मैं खाऊँगा तब बताओगे, मैंने खा लिया, प्लीज़ मुझे बताओ। तभी बोविन कहता है कि हाँ विंग अभी दूसरे टाउन में है, वो वहाँ पर वर्क कर रहा है। उसे कुछ मीटिंग्स थी जो कंपनी की थी और इसके लिए उसे बहुत ज़रूरी अर्जेंटली जाना पड़ा था। वांग जी उसकी तरफ क्लियर इससे देखता है, कहता है आप झूठ बोल रहे हो ना? तभी बोविन कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तभी वांग जी कहता है वो उसी रात से घर वापस नहीं लौटे जिस रात हम पार्टी में गए थे। इन सभी का जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैंने अंकल को फोर्स नहीं किया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी वजह से सब हो रहा है। अंकल मेरी वजह से वापस नहीं लौटे हैं, मुझे पता है। बोविन अंकल मेरी बात सुनिए, आप मुझे अपना फ़ोन दीजिए और प्लीज़ अंकल वे को कॉल कीजिए। मैं उनसे बात करूँगा, उन्हें समझाऊँगा, जो वो ज़रूर घर वापस लौट आएंगे, मुझे पता है। नहीं, बोविन उनसे समझाता है कि नहीं वांगी, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। अपने आप को दोष देना बंद करो, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। विंग अपने ऑफिस के वर्क की वजह से यहाँ नहीं है, तुम अपने आप को दोष देना बंद करो। तभी वांग जी बोविन की तरफ देखता है और अपनी टीयर ऐसे कहता है कि नहीं, मैं जानता हूँ ये सब मेरी वजह से हो रहा है। बोविन उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है पर लैंसन नहीं समझता है और फिर वो बोविन लैंसन को कंसोल करता है और फिर अब वो ट्रेले के रूम से बाहर आ जाता है। लैंसन अपने आप को ही हर चीज़ के लिए दोषी मान रहा था और वो बेड पे बैठा हुआ था। वो जब तक लवीन को अपने आँखों के सामने ना देख ले उसे किसी की बातों का भी यकीन नहीं है कि लोग उससे जो भी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। यहाँ पर वो इन रूम से बाहर आ चुका था तो वो उस ट्रे को एक मेट को देता है एंड वो विंग को कॉल करता है। विंग कॉल को पिकअप करता है एंड उससे पूछता है कि वो कैसा है, क्या वो ठीक है? तभी वो कहता है तुम्हें क्या लगता है विंग, वो कैसा होगा? ऐसा मत करो उसके साथ, मेंशन वापस आओ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऐसे चले जाने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? बातों को समझो विंग, हर चीज़ के सल्यूशन कहीं भाग जाना या दूर चले जाना नहीं होता है। चीज़ों को हमें सामने खड़े होकर फेस करना पड़ता है, मुश्किल को हमेशा खड़े होकर सामना करना पड़ता है। तुम ऐसे मुँह चुरा के नहीं रह सकते हो, तुम्हें वांग जी का सामना करना पड़ेगा। उसका सामना करो, उसे बातें समझाओ, जो सच है उसे बताओ, हर चीज़ को कन्फेस करो। तुम क्या चाहते हो वो सब उसे बताओ, वो ज़रूर समझेगा। घर वापस आ जाओ विंग, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। वांग जी की कंडीशन देखो, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता तुम वही सब कर रहे हो, वही सब सारी चीज़ें दोहरा रहे हो जो तुमने 15 साल पहले किया था? जब बोविन ये कहता है तो उधर से मतलब दूसरी साइड से विंग उस कॉल को कट कर देता है। बोविन उस कॉल को देखता है यानी गहरा शाय करता है। वो वहाँ से खड़ा होता है और वहाँ से उस मेंशन से निकल जाता है। यहाँ पर विंग जो कि छोटे से अपार्टमेंट में था, ये अपार्टमेंट विंग ने लगभग 12 साल पहले खरीदा था। इस अपार्टमेंट में 3 कमरे थे, एक हॉल रूम था, एक किचन था और ये अपार्टमेंट एक अच्छी साइट पे था। ये अपार्टमेंट एक बहुत ही अच्छी बिल्डिंग पे था। विंग उस रूम में बैठा हुआ था और उसके पास कुछ बियर के कैंस थे, वो शराब पी रहा था और सामने वांग जी के एक बड़े से फ़ोटो को देख रहा था जो कि उस वॉल पे लगी हुई थी। एंड वांग जी को वो देख रहा था
और उसकी आंखें रेड थी। वो फिर से उस बियर को पीता है जो उसके हैंड्स में थी एंड वो उस तस्वीर की तरफ देख के कहता है, सॉरी वांग जी, जो कुछ भी हुआ, लेकिन डोंट वरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं पहले जैसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम बिल्कुल हैप्पी रहोगे। मैं तुम्हारी हैप्पीनेस की गारंटी लेता हूँ कि तुम्हें पूरी लाइफ हैप्पी रखूँगा। वो वांग जी की तरफ देखता है और फिर से वांग जी की तरफ वो बियर चॉइस करके पीने लगता है। वो वहाँ से उठता है एंड वो उस कमरे से और उस अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर वांग जी, जो कि विंग का बहुत ही बुरी तरह से इंतज़ार कर रहा था, उसे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने कैसे कैसे काम किए। अगर वो उन सभी आइडियाज़ को नहीं यूज़ करता तो ऐसा कुछ नहीं होता। वांग जी विंग के साथ अभी हैप्पी होता है, जैसे कि वो उतने टाइम से उसके साथ हैप्पी था। उसके विंग को पाने की चाहत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। वो इन सभी बातों को सोच ही रहा था, तभी मेंसन का हॉर्न बहुत ही ज़ोर से बजने लगता है। वांग जी समझ चुका था कि ये क्या है। यहाँ पर विंग अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने ऑफिस आता है। सभी ऑफिस में देख के विंग को काफ़ी कंफ्यूज थे कि विंग ऐसी हालत में किसी ने विंग को इस तरह नहीं देखा था। विंग की हेयर्स बिल्कुल उलझे हुए थे, उसके फेस में एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, उसके हाथ में एक बियर का कैन था जिसे वो पी रहा था और वो अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने ऑफिस के अंदर जा रहा था। सभी एम्प्लॉयज़ उसे देख रहे थे। यहाँ पर सॉल सुचैन भी उसे देख रहा था। वो विंग के पास आता है, कहता है, विंग जी, तुमने अपने क्या हाल बना रखा है। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, कम ऑन सॉल सुचैन, तुम भी ना थोड़ा चिल किया करो। वो ऐसा कह के सॉल सुचैन के हाथ कंधों पे अपने हाथों को रखता है और मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाता है। सॉल सुचैन उसे देख रहा था और वो कंफ्यूज था। उसे सारी बातें पता थी क्योंकि बॉबी ने सब कुछ बता रखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि विंग ऐसी हरकतें करेगा। कई बार वांग जी की कॉल आ चुकी थी। वांग जी सॉ सिंचैन एंड सोयांग को बार बार कॉल कर रहा है एक हफ्ते से, और उसने कई बार पूछा है कि विंग अंकल के बारे में मुझसे कुछ बताएं। अभी 2 दिन पहले वांग जी इस ऑफिस में आया था और उसने विंग को आके यहाँ ढूंढा था कि शायद ये सभी झूठ बोल रहे हैं, विंग अपने ऑफिस में है। पर वांग जी ने पूरे ऑफिस को देखने के बाद भी उसे विंग नहीं मिला था और वो काफ़ी निराश होकर यहाँ से चला गया था। सॉ सिंचैन को नहीं पता था कि विंग सच में कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ बोविन ही ये जानता था कि वो कहाँ है। यहाँ विंग को सॉ सिंचैन देख रहा था, इन सारी बातों को सोच रहा था। विंग अपने कैबिन में जाता है। कैबिन में जाने के बाद वो अपने उस वॉल के सामने जाता है जहाँ से उसका रूम ओपन होता है। उसके कैबिन के अंदर ही एक पर्सनल रूम है जिसमें वो अपने कुछ ज़रूरी सामानों को, चीज़ों को रखा करता है, क्योंकि कई बार उसे रात में भी इसी ऑफिस में अपनी रातें गुजारनी पड़ी थी और वो काम किया करता था। और उसके ऑफिस में इस तरह का रूम था। वो उस रूम के अंदर जाता है, एक शावर लेता है। बहुत ही कोल्ड शावर लेने के बाद वो बाहर आता है। वो एक जूस पीता है जिससे उसे का हैंगओवर उतरेगा। उसके बाद वो अपने क्लोथ को चेंज करता है। वो बिल्कुल पहले की तरह स्टिफ एंड कोल्ड फेस वी विशियान, जो कि वे कंपनी का सीईओ है, बिल्कुल उसी अंदाज में आ चुका था। वो अपने कोल्ड फेस के साथ अपने कैबिन से बाहर निकलता है। सभी लोग ये देख के हैरान था कि जो पर्सन अभी 2 घंटे पहले इस तरह लड़खड़ाते हुए कदमों से इस ऑफिस में आया था, अभी 2 घंटे के बाद वो इंसान बिल्कुल चेंज हो चुका है। वो इंसान वही बन चुका है जो कि वो पहले था, लेकिन अभी विंग के फेस पे उसके कोल्ड एक्सप्रेशन कुछ ज़्यादा ही दिख रहे थे। सभी लोग अपना काम में बिल्कुल व्यस्त हो जाते हैं और विंग के ऊपर से अपने नज़रों को हटा लेते हैं। विंग अपने स्टिफ फेस के साथ वहाँ से निकल रहा था, तभी उसकी सेक्रेटरी उसके सामने आती है और कहती है कि सर, आपकी कुछ मीटिंग्स हैं। 1 हफ्ते से आप ऑफिस नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से कई मीटिंग्स पेंडिंग पड़े हुए थे। आप आए हैं तो हमें कह रही थी कि क्या मैं मीटिंग्स को वापस अरेंज कर दूँ। विंग उसकी तरफ कोल्डली देखता है और कहता है कि नो, आज मुझे कुछ वर्क्स है। आज के वर्क के बाद मैं एक भी मीटिंग को कैंसिल नहीं करूँगा और ना ही एक भी मीटिंग से गायब रहूँगा। वो अपनी सेक्रेटरी की तरफ ऐसा देख के कहता है। सेक्रेटरी भी अपने मास्टर का इस तरीके का कोल्ड एक्सप्रेशन देख के थोड़ा घबरा गई थी। वो कहती है ओके ओके। वो देखती है कि विंग अपने मोबाइल को ओपन कर रहा था। विंग अपने मोबाइल को ओपन करता है और किसी की कॉल को देखता है। वो उसे कॉल करता है एंड कहता है कि आप लोग तैयार हैं। तभी उधर से एक आवाज़ आती है कि यस, हम रेडी हैं। विंग अपनी कार में जाके बैठता है और कहता है कि मेंसन लेके चलो। विंग अपने कार से मेंसन पहुंच चुका था। यहाँ पर वांग जी, जो कि अपने रूम में था, उसने हॉर्न की आवाज़ सुनी और उसे समझ में आ चुका था कि ये कैसा हॉर्न है, ये विंग के आने का हॉर्न है। वो खुशी से खड़ा होता है। वो उसके कदम जो कि लड़खड़ा रहे थे और वो जो 1 हफ्ते से डाउन फील कर रहा था, जिसने सही से खाना तक नहीं खाया था,
जो कि अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बीमार हो चुका था, डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहा था। वो अपने इस कंडीशन को ना देखते हुए एक जोर की दौड़ लगाता है। वो रूम से बाहर निकलता है और बहुत ही तेज़ी से दौड़ते हुए और सीढ़ियों से उतर रहा था। सुमा उसको देखती है और कहती है, मास्टर मास्टर ध्यान से मास्टर। लेकिन वांग जीजी से इन सभी बातों का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था। वो एक अलग ही जोन में जा चुका था। वो भागते हुए मेंशन से बाहर जाता है और वहाँ देखता है कि विंग आ चुका है। वांग जी भागते हुए जाता है और विंग को हक कर लेता है। विंग को हक करके वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है और विंग से माफ़ी मांगने लगता है। वो कहने लगता है, विंग अंकल प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम रियली 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 सॉरी। प्लीज़ मुझे ऐसे अकेला छोड़ के मत जाना, प्लीज़ दोबारा ऐसा कुछ मत करना। मैं कभी भी कुछ भी नहीं करूँगा, मैं आपसे कभी कुछ भी नहीं पूछूँगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ के जाना। यहाँ विंग जिसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए थे, वो देख रहा था कि वांग जी किस तरह से उसे माफ़ी मांग रहा है, कैसे उसने उसे इतना टाइटली हक किया हुआ है। कुछ टाइम के बाद विंग वांग जी को अपने से दूर कर रहा था और यहाँ वांग जी जिसके माउथ में सिर्फ एक ही बात था, आई एम सॉरी अंकल। वो सहक रहा था और बस यही कहा जा रहा था। विंग देखता है कि वांग जी का फेस कैसे पेल पड़ा हुआ है, उसके नीचे आँखों के नीचे डार्क सर्कल आ चुके हैं। वो वांग जी से कहता है, चलो मेंशन के अंदर चलो। वो ये काफ़ी स्टिफली कहता है। वांग जी भी देखता है और नोट करता है। वो अभी विंग से कुछ भी नहीं ऐसा कहेगा जिससे विंग ऑफेंड हो जाए। वो विंग की हर बात को मानेगा। वो हाँ में नोट करता है और विंग के साथ मेंशन के अंदर जाता है। विंग उसको देखता है और कहता है, तुम रेडी हो जाओ। वांग जी को समझ नहीं आता है कि वो क्या कह रहा है। विंग कहता है, जाओ अपनी कंडीशन को ठीक करो, ज़रा मिरर में अपने आप को देखो, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, चलो जाओ। वांग जी सुनता है और हाँ में नोट करता है। वो वांग जी की विंग की हर बात को सुनेगा। अब वो भागते हुए अपने कमरे में जाता है। वो अपने आप को मिरर में देखता है। सच में उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, उसके बाल इधर उधर हुए पड़े थे, उसने क्लोथ्स भी अच्छे से नहीं पहने थे। वो अपने आप को देखता है और जल्दी से एक शावर लेने जाता है। वो जल्दी से शावर से लेके बाहर आता है और रेडी होता है। वो अपने कामों को करते हुए लेजीनेस नहीं दिखा रहा था। उसे जल्दी से जल्दी विंग के पास पहुंचना था। वो पिछले एक हफ्ते से वो विंग का इंतज़ार कर रहा है। उसके मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं विंग को लेके, लेकिन अभी विंग को देख के उसे दिल में थोड़ा सुकून मिला है कि विंग वापस आ चुका है, उसका अंकल वापस आ चुका है। वो अभी किसी तरह से भी विंग को ऑफेंड नहीं करना चाहता है। वो अपने आप को मिरर पे देखता है। वो अभी कुछ हद तक प्रेजेंटेबल लग रहा था। वो उसी तरह से विंग को देखते हुए सीढ़ियों से नीचे आता है। विंग जो कि एक स्टिफ फेस के साथ अपने एक लॉन्ग से एंड बिगर से काउच में बैठा हुआ था, जो कि उसी मेंशन के हॉल रूम में था। वो सीढ़ी से नीचे आता है और स्माइल करते हुए विंग को देखता है। वो उसको काउच में जाके विंग के करीब जाके बैठ जाता है। वो अपनी बहुत ही ज़्यादा होपिंग आइज़ के साथ विंग की तरफ देख रहा था। विंग उसके फेस को देखता है और पूछता है, व्हाट, क्या हुआ है। तभी वांग जी अपने सर को नो में हिसेक करता है और कहता है, कुछ नहीं हुआ है। वो विंग को काफ़ी एडमायरिंग आइज से देख रहा था और वो सोच रहा था वो अपनी बातों को कैसे स्टार्ट करे। वो क्या कहे कि विंग कि आप कहाँ चले गए थे, ये पूछे कि विंग उस रात के बाद आप वापस क्यों नहीं आए। ये उस रात के लिए वो विंग से अपनी नाराज़गी जताए। वो आखिर क्या करे। वो विंग को देख रहा था और स्माइल कर रहा था कि चाहे कोई भी कंडीशन रही हो, विंग उसके पास वापस आ चुका है। उसका अंकल उसके पास है। उसके पास इन सभी बातों को करने के लिए बहुत टाइम है। वो विंग की तरफ स्माइलिंग फेस के साथ बस देख रहा था। वो विंग के फेस को एडमायर कर रहा था। उसने इस फेस को देखने के लिए कितने टाइम का इंतज़ार किया है। एक हफ्ता नहीं, उसके लिए ये एक साल की तरह था। वो विंग के फेस को देखा। विंग जो कि अपने फेस को फोल्ड बना के ही बैठा हुआ था। वो अपने मोबाइल को देख रहा था। अपने मोबाइल में किसी चीज़ को चेक कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ अपने फ़ोन को देख रहा था। उसका बिल्कुल भी ध्यान वांग जी की तरफ नहीं था। उसने वांग जी को एक मिनट के लिए भी अपनी नज़रों को उठा के नहीं देखा था। वो अपने मोबाइल को देख ही रहा था। तभी मोबाइल में एक कॉल आता है। वो उस फ़ोन को उठाता है। वो वहाँ से कुछ लोग कुछ बातें कहते हैं। वो हाँ में नोट करता है और कहता है, हाँ ठीक है। तभी वो एक मेड को बुलाता है एंड वो कहता है, बाहर कुछ लोग आए हैं, उन्हें अंदर लेके आओ। एंड वो मेड्स वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी को समझ नहीं आता है क्योंकि उसने इस मैंशन में कभी भी किसी ऐसे पर्सन की एंट्री नहीं देखी है जिसे मेड्स लाने जाए। वांग जी को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था क्योंकि अगर साउथ इंडियन सोयंग या फिर बोविन आए तो वो लोग यूँ ही आ जाते हैं, उन्हें कोई मेड लेने नहीं जाता है। वांग जी काफ़ी कन्फ्यूज़न से विंग की तरफ देख रहा था। वो सोच रहा था कि क्या पैलेस में कोई मेहमान आया है, क्या विंग की कोई मीटिंग्स है जो इस पैलेस में होती है।
क्योंकि गुसू में लंच लैंड के पास बहुत सारे लोग आया करते थे उनसे मिलने के लिए, एंड वहाँ कुछ मीटिंग्स भी हुआ करती थी, बिजनेस रिलेटेड बातें भी हुआ करते थे मेंशन में। इसीलिए वांग जी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। उसकी सोच से बाहर वो तब आता है जब उसे उसके नाम लेके कोई पुकारता है। वांग जी अपने फेस को टर्न करता है क्योंकि उसने किसी की वॉइस सुनी थी। यहाँ जो चैंग खड़ा था जिसने वांग जी को देखा और वो उसके पेंशन में आया था, उसने एक जोर की आवाज़ दी थी, लान वांग जी इधर देखो। वो इतनी स्माइल करते हुए कह रहा था कि वांग जी देख के कन्फ्यूज़ था कि जुचैंग हमारे मेंशन में क्या कर रहा है। वो जुचैंग की तरफ देखता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। जुचैंग भी स्माइल करते हुए वांग जी की तरफ देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है। वो सामने आता है एंड वांग जी के हाथ पर कहता है, तुम कैसे हो? तुम पिछले 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं आ रहे हो, क्या तुम बीमार हो? तुम्हें देख के तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है। अपना ख्याल रखा करो वांग जी, टाइम से खाया पिया करो। वो ऐसा कहता है और वांग जी की तरफ स्माइल कर रहा होता है। वांग जी जो कि जुचैंग के हाथों को देख रहा था और उसके फेस को देख रहा था और सोचा था कि ये यहाँ क्या कर रहा है। वो उसके हाथों से अपने हैंड्स को छुड़ाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो ऐसा कंफ्यूज होकर पूछ रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि पीछे जुचैंग के फादर खड़े हैं एंड उनके साथ एक लेडी खड़ी है। वांग जी काफ़ी कंफ्यूज था। वो जुचैंग की तरफ तो कभी उनके फादर की तरफ तो कभी उस लेडी की तरफ देखता है। तभी विंग कहता है कि अच्छा आप लोग आ चुके हैं, आइए बैठिए। वो सभी को सोफे में बैठने का इशारा करता है। वांग जी ये सब देख के कन्फ्यूज था। वो जुचैंग के हाथों को अपने हाथों से दूर करता है। जुचैंग भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करता है। वो अपने आप को थोड़ा सा समझाता है कि वांग जी को थोड़ा टचेस पसंद नहीं है। वो अपने आप को कंट्रोल करके पीछे करता है वांग जी से एंड वो लोग सभी सोफे में बैठे हुए थे। 5 मिनट के बाद बातें शुरू हो जाती है। वांग जी काफ़ी कंफ्यूज था, आखिर ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं और ये लोग यहाँ क्या मतलब क्यों आए हुए हैं। तभी वांग जी की सोच से उसे वो लेडी बाहर लाती है। वो लेडी वांग जी की तरफ स्माइल करती हुई देखती है और कहती है, वाओ ये सच में बहुत खूबसूरत है, यही लान वांग जी है ना? वो ऐसा स्माइल करते हुए कहती है। वो वांग जी के पास जाती है और उसके बगल में जाके बैठ जाती है। वांग जी काफ़ी कंफ्यूज था इस लेडी को देख के। वांग जी पूछता है, अपने अंकल की तरफ देखते हैं कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वो अपनी नज़र से इसे पूछने की कोशिश करता है। तभी वो लेडी वांग जी के फेस पे अपने हैंड्स को रखती है और कहती है, सच में तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। जब जुचैंग के फादर एंड जुचैंग तुम्हारे बारे में तुम्हारी तारीफ़ें कर रहे थे तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब तुम्हें देख के मुझे सारी बातें समझ में आ रही है। वो ये सब स्माइल करते हुए देख रही थी। जहाँ वांग जी बिल्कुल डम्फाउंडेडली बैठा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लेडी क्या कह रही हैं। तभी वो लेडी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मेरा नाम जूली है एंड मैं जुचैंग की मदर हूँ। वांग जी उसकी तरफ देखता है और एक छोटा सा ग्रीट करता है क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहता था। यहाँ पर जब उसकी मदर देखती है और स्माइल करती है, वो कहती है कि ओह मुझे ग्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। वो वांग जी को उसके प्लेस पे बैठाती है क्योंकि वांग जी खड़े होकर ग्रीट कर रहा था उसकी मदर को। यहाँ पर विंग उन सभी की तरफ देखता है और कहता है कि चलिए आप लोग कुछ ठंडा पी लीजिए, बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और आप लोग अभी अभी सफ़र से वापस आए हैं। तभी वो सभी उनकी तरफ देखती है और स्माइल करता है। जुचैंग जो कि वांग जी की तरफ देख रहा था और स्माइल कर रहा था। वांग जी काफ़ी कंफ्यूज था कि ये लोग आखिर यहाँ कर क्या रहे हैं। ये जुचैंग के फादर कहते हैं, बात करने जैसा कुछ रहा ही नहीं है, हमें वांग जी बहुत पसंद है और जुचैंग को तो पहले से ये पसंद है। हमें तो बस एक अच्छा सा डेट निकालना है इन दोनों के एंगेजमेंट के लिए और उसके बाद जब भी ये चाहे हम इनकी मैरिज करा सकते हैं। वी उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ बिल्कुल। जुचैंग एक बहुत ही नाइस बॉय है और दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। वो ये सब काफ़ी स्माइल करते हुए कह रहा था। वो वांग की तरफ देखता है और उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखते हुए कहता है, हाँ दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है और मुझे जुचैंग तो पहले से ही पसंद है। जुचैंग काफ़ी केपेबल पर्सन है और नेक्स्ट CEO भी है आपकी कंपनी का होने वाला। मुझे काफ़ी खुशी होगी वांग जी के साथ उसके इस रिलेशन को तय करके। आप सोच लीजिए कि आप लोगों को कब इनकी एंगेजमेंट करानी है, मैं कभी भी तैयार हूँ। जैंग के फादर ये सुनते हैं और ज़ोर से हंसने लगते हुए कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, आप ब्रिलियंट माउंट के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं, आप तो हमेशा तैयार रहेंगे। ठीक है तो चलिए हम 2 दिन के बाद ही इनकी एंगेजमेंट फिक्स कर देते हैं। 1 दिन का तैयारी हमें इनकी एंगेजमेंट को देना ही चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की एंगेजमेंट की पार्टी पूरे ब्रिलियंट माउंट के लिए यादगार रहे। विंग उसकी बातों को सुनता है और स्माइल करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं वांग जी की वेडिंग और उसकी एंगेजमेंट और उसकी वेडिंग की हर चीज़ ऐसे करना चाहता हूँ कि पूरे ब्रिलियंट माउंट ही ये देखे। हाँ जो चैंग जो कि बहुत ही स्माइल करते हुए ये सब सुन रहा था और उसे बहुत खुशी हो रही थी। अभी पिछले 1 दिन पहले ही उसे
विवेशियान के कंपनी से कॉल आया था और विवेशियान ने कॉल करके बताया था, उसके फादर से उनकी बात हुई थी कि वांग जी के साथ उनके बेटे की वेडिंग के लिए वो तैयार है और एंगेजमेंट के लिए तैयार है। वो मतलब दूसरे दिन वहाँ उनके मैसन आए और उनसे मैरिज के बारे में बात करें। उसके फादर ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और उसके फादर ने ये सब जुचैंग को बताया था। जुचैंग जो खुशी से नाचने लगा था कि उसने जो चाहा था वही हुआ। यहाँ वांग जी जो कि ये सब सुन रहा था और एंगेजमेंट एंड वेडिंग की बात सुनते ही उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी। वो बस विंग की तरफ देख रहा था एंड विंग को अपने बहुत ही ज़्यादा स्टिफ फेस के साथ एंड शॉकिंग फेस के साथ देख रहा था। विंग जिसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो बस स्माइल कर रहा था और वह काफ़ी कैजुअली ये सारी बातें कर रहा था। वांग जी जिसकी दुनिया बिल्कुल थम चुकी थी, उसकी हार्ट बीट जैसे बंद हो चुकी थी, वो बस सामने विंग को देख रहा था, विंग के फेस को देख रहा था कि विंग कैसे इन सभी बातों को कर रहा था। उसकी नज़रें किसी पे भी नहीं थी, ना जुचैंग पे, ना ही उसकी फैमिली पे। उसकी नज़रें सिर्फ विंग पे थी। बस वो विंग को देख रहा था कि विंग ये क्या कह रहा है। ये लोग उसकी वेडिंग के लिए आए हैं, ये लोग उनसे एंगेजमेंट करने आए हैं। विंग उसकी एंगेजमेंट जुचैंग से कराना चाहता है। वांग जी जुचैंग का ओमेगा होगा और ये विंग कराना चाहता है। विंग जुचैंग से उसका रिलेशनशिप जोड़ना चाहता है। उसे अपने कानों पे और अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने स्टिफ फेस के साथ विंग की तरफ देख रहा था। उसे अपने हार्ट में इतनी ज़्यादा पेन फील हो रहा था जितना पेन उसे उसकी मदर की मौत के वक्त हुआ था, जब उसकी मदर एंड फादर उस दुनिया को छोड़ के गए थे। अभी उसके हार्ट में उसे उतना ही पेन फील हो रहा था। विंग की जो स्माइल जिसे वो देख के खुश हो जाया करता था कि उसके अंकल भी मुस्कुरा रहे थे, अभी उस स्माइल को देख के उसे दर्द महसूस हो रहा था। वो विंग की तरफ अपने ना चपकने वाली आंखों से देख रहा था। अब उसकी आंखों में हल्के हल्के टीयर्स आ चुके थे और वो बस विंग के एक्सप्रेशन देख रहा था कि विंग कितना हैप्पीली, कितना कामली उनसे बातें कर रहा है। वो कैसे डिसाइड कर रहा है कि 2 दिन के बाद उसकी इंगेजमेंट होगी, वांग जी की इंगेजमेंट होगी, उसके बाद उसकी वेडिंग होगी। वो लोग वेडिंग की डेट्स को डिसाइड कर रहे हैं, किस तरह से वांग जी अपनी वेडिंग के बाद अपने स्टडीज़ को करेगा और वो अपने मैरिज के बाद जुचैंग के साथ कहाँ जाएगा। इसी तरह की बातें वांग जी जो कि सुन रहा था। वांग जी अब अपनी जगह से बिल्कुल खड़ा हो चुका था। वो विंग की तरफ देखते हुए भी उसके बगल से गुजर जाता है। विंग वांग जी की तरफ नहीं देखता है। वांग जी जो कि सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ जा रहा था। यहाँ पर जुचैंग और उसकी फैमिली कंफ्यूज थी कि वांग जी ऐसे उठ के कहाँ चला जा रहा है। विंग वांग जी की तरफ देखता है, जो कि वो नोटिस कर सकता था कि वांग जी सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में जा रहा है। तभी विंग कहता है कि उसे रेस्ट करना है, वो थोड़ा बीमार है। वो स्माइल करते हुए ऐसा कहता है और उनकी फैमिली की तरफ देखता है। तभी जिचांग की मदर कहती है, नहीं वो एक ओमेगा है, वो ज़रूर अपनी वेडिंग की बात सुन के शर्मा गया होगा। विंग भी ये सुनता है और स्माइल करता है। तभी विंग को वांग जी के रूम से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। विंग का दिल बहुत ही ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है क्योंकि ये आवाज़ बहुत तेज़ थी। उसके बाद वो सुनता है कि एक और तेज़ आवाज़ आती है, वो भी किसी शीशे की टूटने की थी। विंग घबरा जाता है और वो अपने सोफे से खड़ा हो जाता है और वो वांग जी के रूम की तरफ अपने लंबे लंबे पैरों को बढ़ाते हुए भागते हुए जा रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़काने लगता है और वो काफ़ी घबराने लगता है। वो घबराते हुए वांग जी के रूम की तरफ भाग रहा था। यहाँ पर जो चैंग और उसकी फैमिली भी काफ़ी घबरा गई थी कि क्या हो गया है। वो लोग भी विंग के पीछे पीछे जा रहे थे कि आखिर क्या हुआ है। विंग भागते हुए वांग जी के रूम के पास जाता है और वो डोर को ओपन करने की कोशिश करता है। वो देखता है कि डोर में लॉक लगा हुआ है, डोर अंदर से बंद है। वो अपनी तेज़ वॉइस में कहता है, वांग जी अंदर क्या हो रहा है, वांग दरवाज़ा खोलो। वो ऐसा कह रहा था लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। यहाँ पर विंग बार बार डोर को नॉक किया जा रहा था, वांग दरवाज़ा खोलो, और अंदर से सामान की टूटने की आवाज़ आए जा रही थी। वहाँ विंग को अब बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगती है। वो उस दरवाजे पे अपने हाथों को जोर जोर से मारने लगता है। उसके बाद विंग जब ये नोटिस करता है कि अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, वांग जी कुछ भी नहीं कह रहा है, बस सामानों के टूटने की आवाज़ें आ रही है, विंग बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। वो उस दरवाजे को तोड़ने का डिसाइड करता है। वो उस दरवाजे को अपने किक से तोड़ने की कोशिश करता है। वो बार बार उस दरवाजे पे किक कर रहा था ताकि उसका नॉक टूट जाए, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं टूट रहा था। तभी जो चैंग विंग की हेल्प करने आता है और वो भी हेल्प करता है विंग की। वो दोनों मिलकर उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। उस दरवाजे की नॉक को टूटते ही वो दरवाज़ा ओपन हो जाता है। विंग भागते हुए उस रूम के अंदर आता है और वो अपने सामने वांग जी को देखता है। वांग जी जो कि अलग ही जोन में जा चुका था, उसकी आंखें बिल्कुल डार्क हो चुकी थी। वो
बिल्कुल एक नशे में हुआ पर्सन दिख रहा था। वो एक अलग ही ज़ोन में था। वो सामानों को इधर-उधर फेंक रहा था और सभी चीज़ों को तोड़ रहा था। नहीं, ये पहली बार नहीं है। विंग ने ऐसा वांग जी को करते हुए पहले भी देखा है। उसे वही 5 साल का वांग जी याद आ रहा था, जिसने अपने गुस्से में पूरे कमरे को तोड़ के बर्बाद कर दिया था। विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि वो वांग जी का ये साइड भी दोबारा अपनी लाइफ में देख पाएगा। वो अपने गेट से बाहर निकलता है और वांग जी को शांत करने के लिए बढ़ता है। वो दौड़कर वांग जी के पास जाता है और उसे हग कर लेता है और उसके पीठ में अपने हाथों को मारने लगता है और उसे कंट्रोल करने लगता है। वो अपने हाथों से उसकी पीठ को सहलाने लगता है। वांग जी जो कि अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो अलग जोन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके पास कौन पर्सन है। वो किसी को भी नहीं पहचान रहा था। वो अपने हैंड से विंग को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा था और उस विंग के पकड़ में ही अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो स्ट्रगल कर रहा था। वो विंग को धक्का मार रहा था। यहाँ जुचैंग की फैमिली ये सब देख के कन्फ्यूज़ थी कि यहाँ क्या हो रहा है। विंग जो कि वांग जी को शांत कर रहा था। वो कहता था वांग जी प्लीज़ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका था। अभी तक जो उसके फेस में स्माइल था एंड स्टफनेस थी वो सब कुछ जा चुकी थी। अब उसका पूरा ध्यान वांग जी पे था। वांग जी जो कि विंग को खुद से अलग कर रहा था। वो उसके बॉडी में पंच किए जा रहा था और खुद के अलग कर रहा था। कह रहा था लीव मी अलोन, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, लीव मी अलोन। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। ऐसे जोर जोर से चिल्ला के वो विंग को धक्का दे रहा था खुद से। विंग जो कि उससे दूर नहीं जा रहा था। वो बस वांग जी को कंट्रोल करना चाहता था। अभी वांग जी के हाथों से लगी हुई चोट भी उसे महसूस नहीं हो रही थी। वांग जी जो कि स्ट्रगल किए जा रहा था और विंग को खुद से अलग कर रहा था। तभी वांग जी के हैंड्स में एक वॉश आता है और वो उस वॉश से विंग के ऊपर हमला कर देता है। वो विंग की बॉडी में उस वॉश से बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। वो कांच की वॉश विंग की बॉडी में लगते ही टूट चुकी थी, लेकिन विंग को इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। विंग के कंधे से ब्लड गिरने लगता है क्योंकि वो वॉश का एक टुकड़ा विंग के बॉडी में जाके लग चुका था, लेकिन विंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बस वांग जी को शांत कर रहा था। वांग जी जो कि बिल्कुल भी शांत नहीं होना चाहता था। अब वांग जी की नज़रें जुचैंग की फैमिली की तरफ जाती है एंड जुचैंग की फैमिली को देख के वांग जी चीख के बोलने लगता है गेट आउट, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। वो जब ऐसा जोर जोर से चिल्ला के कहने लगता है तो जुचैंग घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वांग जी के साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इतना समझ चुका था कि वांग जी को उसका यहाँ आना पसंद नहीं आया है। वो उसके बारे में उससे बाद में बात करेगा। वो अपने मदर एंड फादर को लेता है और कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो वांग जी को वैसे ही छोड़ के वहाँ से चला जाता है अपनी फैमिली को लेके। यह वांग जी जो कि अभी भी विंग के हाथों से स्ट्रगल कर रहा था अपने आप को छुड़ाने की।